अभी क्लास शुरू नहीं हुई थी और क्लास में बेबाकी से इधर उधर होते लड़के लड़कियों को देख उसका दिल खराब होने लगा था। वो उठकर बाहर एक बड़े से गार्डन में आ गई थी जहाँ बहुत सारे बेंच लगे हुए थे। ये जगह तबीयत को खुशगवार करने के लिए बहुत अच्छी थी। वो वहीं एक बेंच पर आकर ठंडी हवा के मज़े लेने लगी थी। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? कोई उसके सर पर खड़ा उससे पूछ रहा था। उसने सर उठाकर देखा तो वही कल वाला लड़का था। नहीं, वो जवाब देती चेहरा फेर गई थी और वो जो यहाँ बैठने ही वाला था उसके इनकार पर मुंह बनाकर रह गया। अजीब लड़की हो तुम यार, क्या पाकिस्तान से कोई अदब लिहाज सीख कर नहीं आई हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब कोई दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसे इज्जत से थाम लेना चाहिए, और जब कोई आपसे इसकी इजाज़त मांगता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उसे बैठने की इजाज़त दे देनी चाहिए। दोस्ती के भी कुछ तकाजे होते हैं। आप मेरे दोस्त नहीं हैं और मेरा मज़हब मुझे आपसे दोस्ती करना सिखाता भी नहीं। वो पैर पटक कर अंदर जाने लगी जबकि डैनी उसके पीछे पीछे आने लगा। यार, ज़रा सी बात में मज़हब किधर से आ गया? मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। यही तो मसला है आप लोगों के साथ। आप लोग ये ज़रा ज़रा सी बातों में से मज़हब को निकाल देते हैं, इसीलिए तो भूल जाते हैं मज़हब की अहमियत को। हालांकि हमारे मज़हब ने हमारे छोटे छोटे मसाइल और ज़रा ज़रा सी बातों को भी हल किया हुआ है। वो अचानक रुक कर बोली तो वो कब से उसकी जो आवाज़ सुनना चाहता था उसके अल्फाज पर खटक गया। आई एम सॉरी यार, तुम तो बुरा मान गई, मेरा वो मतलब हरगिज़ नहीं था। डैनी ने माजरत करना चाही जबकि वो अपने क्लासरूम में चली गई थी। हाय डैनी, क्या तुम परेशान? हाय डैनी, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो तुम। क्या आज भी बात नहीं हो पाई भाभी से? मुझे नहीं लगता कि वो किसी से भी दोस्ती करेगी। वो अलग नेचर की लड़की है काफ़ी। लड़के तो लड़के, वो अपनी क्लास की लड़कियों से भी बात नहीं करती। उसका दोस्त उसके साथ बैठे हुए कहने लगा। उसकी क्लास की लड़कियां इस काबिल भी नहीं है कि इनसे बात की जा सके। खैर कोई बात नहीं, दोस्ती तो मैं इनसे करके ही रहूँगा, आज नहीं तो कल सही। फ़िलहाल मुझे बस इसका ख्याल रखना है कि कोई कॉलेज में इसे तंग ना करे। कॉलेज के अंदर का तो पता नहीं, लेकिन बाहर एक इंसान है जो उन्हें काफ़ी तंग कर रहा था आज सुबह। उसके दोस्त के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो तंग करने का हक रखते हैं, डैनी ने शरारत से कहा था। चल फिर ठीक है, कॉलेज के बाहर तेरी भाभी के बॉडीगार्ड वो, और अंदर तू। फिर तो बेफिक्र हो जाना चाहिए भाई तुझे। बेफिक्र? अगर भाई को पता चल गया ना कि मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मुझे यकीन है कि वो तनावुश को इस कॉलेज से किसी और कॉलेज में शिफ्ट कर देंगे, और वह हमारा साया भी अपनी ज़िंदगी पर पड़ने नहीं देना चाहते। वो अफसोस से बोला। यार, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा भाई तुम लोगों से इतनी नफरत क्यों करता है, जबकि तुम सब तो उससे बहुत प्यार करते हो। ये बातें तुम्हारी समझने वाली नहीं हैं। कोई और बात करो। डैनी ने उसे देखते हुए बात बदली। तुम्हारी भाभी का नाम काफ़ी मुश्किल है, तनावुश। उसके दोस्त ने मुंह टेढ़ा करके उसका नाम लिया। तो उनका नाम तुम रट क्यों रहे हो? तो भाभी बोल दिया करना मेरी तरह। उसने उसकी परेशानी हल की। आज सुबह ही उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालते उसने उसका नाम याद किया था। हाँ, ये बेस्ट ऑप्शन है वैसे। उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया, जबकि अब इरादा क्लास लेने जाने का था। वो दोनों सेकंड लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे, अपनी बातों में मगन वो क्लास में दाखिल हुए थे अब। तो कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा कैबन? वो सुबह ऑफिस आया तो उसका कैबन तैयार था। वो सीधा उसी तरफ आया था जब थोड़ी देर में रोज़ यहाँ आ गई। बहुत बहुत ज़बरदस्त। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये अपना ऑफिस है मेरा। वो बॉस की कुर्सी पर बैठते उससे ज़्यादा खुद को यकीन दिला रहा था। ये सब तुम्हारी काबिलियत है। उसने मुस्कुराते हुए उसके करीब आते उसके कंधे पर हाथ रखा था। शुक्रिया मेरी काबिलियत को पहचानने के लिए। वैसे मैंने बाकी आइडियाज़ की फ़ाइल तैयार कर दी है। उसने सामने रखी फ़ाइल की तरफ इशारा किया। ये सब कुछ बाद में आकर करेंगे। इस ऑफिस में सिर्फ तुम्हें काम के लिए नहीं रखा गया, कोई और बात भी कर लिया करो। काफ़ी बोरिंग हो तुम, सिर्फ काम काम काम। वो उसके बेहद करीब थी। काम के वक्त काम ही अच्छा लगता है ना? उसने मुस्कुरा कर कहा। हाँ बिल्कुल, काम के वक्त काम अच्छा लगता है, लेकिन फ़िलहाल मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। ठीक है, करें बातें। उसने फ़ाइल एक तरफ रख दी। उसके इस अदा पर मुस्कुराते हुए मज़ीद वो उसके करीब आई जब उसका फ़ोन बजने लगा। ओहो, डैड बिना गलत वक्त पर फ़ोन करते हैं। मैं उनसे बात करके आती हूँ। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई जबकि ताशफैन ने गहरा सांस लिया था। वो कुर्सी पर बैठा तनावुश के बारे में सोच रहा था। उसके जहन में वो बुरी तरह सवार हो चुकी थी। वो उस रात जब नशे में उसके करीब थी तो उसका दिल उसकी कुर्बत के लिए मचल उठा था। आंसुओं से भरी उसकी आंखें उसके दिमाग से एक लम्हे को भी ना निकली थीं। वो मुसलसल उसी को सोचे जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार उसका चेहरा आने लगा था, और अब वो चेहरा उसकी आंखों के साथ साथ उसके दिल में भी घर कर गया था। वो यहाँ ये रिश्ता बनाने आई थी, ये रिश्ता निभाने आई थी। अपने दिल की तमाम तर रजामंदी से, अपने शफाफ दिल को लेकर वो उसके दिल में शामिल हुई थी।
उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। वो अपने बाप के किसी फैसले को कबूल नहीं करना चाहता था। उसने सोचा था वो इस रिश्ते को ख़त्म कर देगा। वो खुद पर अपने बाप का कोई हुक्म चलने नहीं देना चाहता था, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। बेशक फैसला उसके बाप का था, लेकिन ज़िंदगी उसकी थी, निकाह उसका हुआ था और वो उसकी बीवी थी। अपने बाप के साथ शिकायतें अपनी जगह, लेकिन वो एक मासूम सी लड़की के दिल को बर्बाद नहीं कर सकता था। हाँ, वो अपनी और अपने बाप की जंग में उस मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था और ना कर सकता था। वो आराम से अपने ऑफिस में बैठा था जब उसका फ़ोन बजा। मोबाइल पर मायरा का नंबर नज़र आ रहा था। हाँ मायरा, कैसी हो तुम और कैसा रहा आज का ऑडिशन? वैसा ही जैसा रोज़ होता है, कुछ भी नया नहीं। तुम सुनाओ क्या चल रहा है? और तुम्हारी वो मासूम सी बीवी कैसी है? तरस आता है मुझे उस बेचारी पर। एक तो वो बहुत मासूम है और ऊपर से छोटी सी, और ऊपर से वो तुम्हारी बीवी। ज़िंदगी में किसी पर इतनी बड़ी मुसीबत ना टूटे। तुम्हारी इसी ओवर एक्टिंग की वजह से तुम्हें कोई रोल नहीं मिल रहा। वो उसकी बात काटते बोला तो वो कहका लगाकर हंसी। थैंक यू। वो भी हंसी रही थी कि उसे ताशफैन की आवाज़ सुनाई दी। किस बात के लिए? वो हैरानगी से पूछने लगी। मुझे ये समझाने के लिए कि दूसरों के किए की सज़ा किसी दूसरे को नहीं दी जाती। तुम ठीक कहती थी मायरा। मैं अपने माँ बाप की गलती की सज़ा उस मासूम को नहीं दे सकता। वो बेचारी तो कुछ जानती भी नहीं, बस उसका मुझसे निकाह कर दिया गया और मेरे वालिद साहब हर तरह की जिम्मेदारी से आज़ाद हो गए। उन्होंने कभी दोबारा पलटकर मेरे बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की और मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं उनके पास लौट आऊँगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कभी नहीं होगा ऐसा मायरा। मेरी ज़िंदगी में उनकी कोई जगह नहीं। वो अपना हर दुख दर्द सिर्फ उसी दोस्त से ही तो शेयर करता था। वो उसकी बचपन की दोस्त थी, उसके बारे में सब जानती थी। वो उसके निकाह से भी वाकिफ़ थी। वो बचपन से जानती थी कि ताशफैन का निकाह हुआ है। जब वो न्यूयॉर्क से पाकिस्तान गया था तब उसके बाप ने बिना उसकी मर्ज़ी के उसे किसी के साथ बांध दिया था, और जब वो वापस आया तो उसने सबसे पहले यही बात मायरा को बताई थी और खुद इन सब चीज़ों से अनजान थी। तो वो कंधे उचका गई, लेकिन वक्त के साथ साथ उसे इन सब चीज़ों का मतलब खुद ही समझ में आ गया। उसका बाप उसे फ़ोन करता रहता था और कहता था कि अपनी अमानत को ले जाओ यहाँ से, वहाँ पर किसी से दिल लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें किसी लड़की के साथ ना देखूँ। तुम्हारी बीवी है यहाँ, तुमने ज़िंदगी गुजारनी है उसके साथ। वो हर दिन उसे फ़ोन करके इस बात का एहसास दिलाते थे कि वो उसका निकाह कर चुके हैं, वो एक मजबूत बंधन में कैद है। हाँ, ये अलग बात थी कि उसने कभी इस बात को अहमियत नहीं दी थी, कि उसके लिए ये बात कोई अहमियत रखती ही नहीं थी कि उसके बाप ने उसके लिए कोई फ़ैसला किया है। वो अपने फ़ैसले खुद करता था। इस बार पाकिस्तान जाने से पहले वो अपने लिए एक फ़ैसला करके गया था। उसका इरादा उसे तलाक देने को था, लेकिन उसके बाप ने शर्त रख दी कि अगर वो इस शादी को बचा लेगा, वो 6 महीने तक इस रिश्ते को निभाने आएगा तो उसका बाप उसे उसकी जायदाद दे ही देगा। हाँ, अपनी जायदाद का सुनकर उसके दिल में लालच जागा था। अगर उसे उसकी जायदाद मिल जाती तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती। वो जो टके-टके के लिए ठोकरें खाता था वो ख़त्म हो जाती ठोकरें उसकी, और उसका ख्वाब पूरा हो जाता। अगर उसकी जेब में पैसा होता तो वो खुद अपने ख्वाबों को जी सकता था। वो खुद एक फ़िल्म बना सकता था। वो जानता था कि वो इतना काबिल है कि अगर वो किसी एक फ़िल्म को भी डायरेक्ट करे तो कामयाबी हासिल कर लेगा। बस उसने अपने बाप की इस शर्त को इसीलिए माना था कि वो कुछ हासिल कर सके उनसे। वो खामोशी से उस लड़की को अपने साथ ले आया। उसे बहुत गुस्सा था। 1.5 महीना पहले जब आते ही उसने उसका पासपोर्ट और सारे ट्रांसपोर्ट पेपर्स गुम कर दिए थे, और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने उसे थप्पड़ भी मार दिया था, जिसका बाद में उसे काफ़ी अफसोस भी हुआ। एक घर में एक छत के नीचे रहते हुए तो किसी जानवर से भी उनसीयत हो जाती है। वो तो मासूम सी लड़की थी, वो कैसे उसकी तरफ रागिब ना होता। उन दोनों में गहरा ताल्लुक था। वो उसके निकाह में थी। 2 बोलों ने उसके रिश्ते को पाक बना दिया था। वो खुद को रोक नहीं पाया था। मोहब्बत थी या नहीं वो नहीं जानता था, लेकिन अब वो उसे अपनी ज़िंदगी में से कहीं भी जाने नहीं देना चाहता था। मायरा उसकी बचपन की दोस्त थी। वो अपने बाप के सामने उससे उसी का नाम इस्तेमाल किया था। अपने बाप के सामने उसने उसी का नाम इस्तेमाल किया था। उसने कहा था कि वो मायरा से शादी करना चाहता है और मायरा से बहुत मोहब्बत भी करता है। उनकी पसंद की लड़की को तलाक देकर वो अपनी पसंद की लड़की मायरा से शादी कर लेगा, जिस पर उसका बाप बहुत गुस्सा हुआ और उसने ये सारा किस्सा मायरा को मज़े लेते सुनाया था। उसके बाद मायरा ने उसका खूब मजाक भी बनाया और फिर ये मजाक ही बन गया। वो उसे इस जिक्र पर तंग करने लगी कि वो उससे शादी करेगी, हालांकि उन दोनों में सिवाय दोस्ती के कोई ताल्लुक ना था। प्यार मोहब्बत वाले झमेलों से वो दोनों ही बहुत दूर रहते थे। वो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी को एक मकाम पर लाना चाहते थे। वो कामयाबी चाहते थे, जिम्मेदारियों से दूर रहना चाहते थे, लेकिन अब ताशफैन की एक जिम्मेदारी थी जिसे वो निभाने के लिए दिलो जान से तैयार भी था।
तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सॉरी मैं लेट हो गई। डैड वापस आ रहे हैं तो इसी बारे में बात कर रहे थे। वो वापस उसके कैबिन में आते बोली, जबकि उसने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं कोई बात नहीं, खैर आप प्लीज़ ये देख लीजिए, मुझे एक नया आइडिया आया था। वो फाइल को उसके सामने करते हुए बोला, तुम फिर से काम में लग गए हो। मैंने कहा कुछ दिन के लिए एंजॉय कर लो, बाद में काम ही तो करना है सारी ज़िंदगी। लेकिन नहीं, तुम पर तो काम सवार है। वो उसकी फाइल देखते हुए बोली थी। उसका हाथ उसके कंधे पर था और वो उसके आगे झुकी हुई थी। वो काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। आप बैठ जाएं। वो अगले ही लम्हे उठ खड़ा होता, कुर्सी के उसके सामने कर चुका था, कुर्सी घसीट कर। हो बेबी, इसकी ज़रूरत नहीं। वो मुस्कुराकर बैठ गई थी, जबकि वो सर्द सांस खींच कर रह गया। आज भी तुम जाओगे अपनी कज़न को लेने के लिए? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली तो उसने हाँ में सर हिलाया। मुझे तुम्हारी उस कज़न से मिलना है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? उसने पूछा। जी ज़रूर चलें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, उसने मुस्कुरा कर कहा। गुड, तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। कितने बजे जाना है तुम्हें? 1 बजे ना? हम लंच भी इकट्ठे करेंगे तीनों। वो प्लानिंग कर चुकी थी तो वो कंधे उचका गया। तकरीबन पौने 1 बजे ही वो उठ गया था। उसका इरादा अब निकलने का था, जब अचानक ही रोज़ के कुछ क्लाइंट्स आ गए। वो लोग उसके दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये मीटिंग बहुत ज़रूरी थी। रोज़ को अपना जाना कैंसिल करना पड़ा, जबकि उसे खुशी हुई थी कि वो उसके साथ नहीं जा रही, क्योंकि वो तनावुश के साथ थोड़ा अकेले में वक्त गुजारना चाहता था। उसे मीटिंग में मसरूफ़ पाकर वो अकेला ही निकल आया था। आज खाना होटल में खिलाने की बजाय उसने रास्ते से ही पैक करवा लिया था। उसका इरादा घर जाकर खाने का था, क्योंकि उसने नोट किया था कि वो बाहर ठीक से नहीं खाती थी। खाना पैक करवाते उसे उसका मोबाइल लेना याद आया। ये भी बहुत ज़रूरी था। वो खुद उससे राब्ते में रहना चाहता था, इसलिए उसने रास्ते से उसके लिए एक मोबाइल ख़रीदा और रास्ते में उसने सारी सेटिंग भी कर ली थी। यकीनन उसका ये गिफ्ट उसे पसंद आएगा। वैसे रात वाले गिफ्ट के बारे में उसने अभी तक उसे कुछ बताया नहीं था। कोई बात नहीं, अब जाकर पूछ लूँगा। वो मुस्कुराते हुए बाइक उसके कॉलेज के बाहर रोक चुका था। आखिरी क्लास खत्म करने के बाद वो बाहर आ बैठी थी। जहाँ दूर से उसे डैनी नज़र आया तो वो चेहरा फेर गई। तो डैनी ने भी उसके पास आने की बजाय वहीं दूर फासले पर खड़े होना पसंद किया। वो बज़ाहिर आगे पीछे देख रहा था, लेकिन ध्यान उसका उसी की तरफ था। जानती थी वो ये। उसका दिल चाहा कि वो जाकर उससे बात करे कि वो क्यों उसे तंग कर रहा है, लेकिन फिर इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी आदमी के मुंह लगती जाकर। इसीलिए इरादा बदल कर ताशफैन के आने का इंतज़ार करने लगी, जो आज लेट हो गया था। ये ताशफैन कहाँ रह गए? अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो, क्या मसला है? किसी का इंतज़ार कर रही हो? कोई लेने आने वाला था तुम्हें? ये लो, फ़ोन पर बात करके पूछ लो। उसने अपना मोबाइल उसे देना चाहा। शुक्रिया, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। वो चेहरा फेर गई। यार तुम कुछ ज़्यादा नखरे नहीं दिखा रही। मैं तुम्हारी मदद की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपसे मदद नहीं मांगी ना, तो क्यों तंग कर रहे हो? अब आपने मुझे तंग किया तो मैं अपने हस्बैंड को बता दूंगी, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो धमकी देते बोली। वो तुम्हारे हस्बैंड का बाइक आ गया, जाओ, वो कहकर पलट गया। जबकि वो समझ नहीं पाई कि उसे कैसे पता कि वो उसके हस्बैंड का बाइक है। शायद उसने उसे ताशफैन के साथ आते जाते देखा था। अच्छा हुआ जो ताशफैन के आते ही भाग, वरना शिकायत लगाती तो सारी अकल ठिकाने आ जाती इसकी। वो ताशफैन की तरफ बढ़ते बुड़बुड़ाई थी, अस्सलामुअलैकुम। अपनी चीज़ें उसे थमाते वो बाइक पर बैठने लगी, जबकि उसने सर हिला दिया और बाइक स्टार्ट कर दी। वो सीधा घर की तरफ ही आया था। रास्ते में दोनों में कोई ख़ास बात नहीं हुई थी, जबकि वो जो उसके कंधे पर हाथ रखे हुए थी, बाइक को झटका लगने की वजह से आज भी उसके ऊपर आ गई थी। उसने अचानक इतने ज़ोर से उसे भींचा कि ताशफैन का दिल भी लम्हे के लिए बेकरार सा हुआ। क्या कर रही हो लड़की? सीधी बैठो, एक्सीडेंट करवाओगी क्या? वो उसे डांटते हुए बोला। सॉरी, धक्का धक्का लगा था मुझे, वो अपनी सफाई में बोली। अब इतना दूर होकर बैठोगी तो धक्का ही लगेगा ना। वो उसके हाथ अपने कंधे से उठाता, अपनी कमर के करीब से निकालता, पेट तक लाया, और अब उसका हाथ उसके दिल के मकाम पर था। अब मुझे पकड़ कर रखो, गिरना मत, धक्का नहीं लगेगा। वो बाइक को स्पीड देते हुए बोला तो उसने मजबूती से उसकी शर्ट थाम ली। अभी ऑफिस पहनकर जाने के काबिल नहीं है शर्ट, उसने उसे बाइक से उतरते देख कर कहा और अपनी शर्ट की तरफ उसका ध्यान दिलवाया, जो बुरी तरह से शिकन आलूद हो चुकी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, ये गलती से हुआ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं बेबी गर्ल, तुम हक रखती हो। वो मुस्कुराकर उसका हाथ थामता अंदर ले जाने लगा, जबकि वो उसकी बात को समझे बिना उसके पीछे कदम उठाने लगी। उसने जल्दी जल्दी खाना निकाल कर टेबल पर लगाया, जबकि वो फ्रेश होकर बाहर आ गया। ये लो मोबाइल, तुम्हें ज़रूरत थी ना इसकी,
याद रखना, ये तुम्हारी रिश्तेदारियाँ निभाने के लिए नहीं है, बल्कि ख़ुद मैं तुमसे राब्ते में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसमें अपना नंबर सेव कर दिया है और बाकी सारी सेटिंग भी कर दी है। बाकी अगर कुछ मुश्किल लगे तो मुझसे पूछ लेना। वो मोबाइल फ़ोन टेबल पर रखते उससे बोल रहा था, क्या सच में ये मेरा फ़ोन है? आप मेरे लिए लेकर आए हैं? वो बेयकीनी से पूछ रही थी, शायद उसे उम्मीद नहीं थी। अब तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम्हारे ही लिए लेकर आया हूँगा ना, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ कर रख लो। वैसे तुमने कल रात वाले गिफ्ट के बारे में कुछ नहीं बताया मुझे, कैसा लगा था तुम्हें मेरा वो गिफ्ट? वो दिलचस्पी से उसके चेहरे को देखते पूछ रहा था। अच्छा था। लॉकेट के साथ कल रात की उसकी बेबाकियां भी उसे याद आने लगी थी। सिर्फ अच्छा था? नहीं, बहुत अच्छा था, उसने जल्दी से बताया। मेरी पसंद ही बहुत अच्छी है, ले लो अपना गिफ्ट। उसने टेबल पर पड़े फ़ोन की तरफ इशारा किया जो वो उठाने ही लगी थी कि उसने उसका हाथ थामकर अपनी तरफ खींच लिया। पहले मुझे इस गिफ्ट के बदले कुछ दो। कल रात वाला वही बेबाक अंदाज का क्या दूं? वो घबरा कर पूछने लगी। एक डिम्पल्स वाली प्यारी सी स्माइल और साथ में एक मीठी सी किसी। उसने फरमाइश की। पहले स्माइल दो। उसे हैरान परेशान अपनी तरफ देखते पाकर उसने आसानी कर दी थी उसके लिए। जी जी, वो फिर से लफ्ज़ों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया तुमने। चिढ़ है मुझे इस चीज़ से। वो उसकी गिरफ्त में बमुश्किल कुछ बोलने की हिम्मत कर पाई थी जब उसे टोक गया। स्माइल करो। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामते बोला। तनावुश ने बड़ी मुश्किल से अपने लब फैलाने चाहे। मैं गन पॉइंट पर नहीं, हंसने के लिए कह रहा तुम्हें। डिम्पल्स दिखाओ मुझे, वो आंखें दिखाते बोला। वो कोशिश कर रही थी हंसने की, लेकिन उससे हुआ नहीं। भला कोई इस तरह डरा धमकाकर हंसने के लिए मजबूर करता है? ताशफैन काफ़ी देर उसके मुस्कुराने का इंतज़ार करता रहा और उसे हंसते ना पाकर उसकी तरफ झुका। तुम मुझे बहुत गलत आदतें डालती जा रही हो बेबी गर्ल, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा आगे। वो एक लम्हे के लिए उसे आज़ाद करते बोला, मगर फिर झुक चुका था। वो पूरी तरह से उसे खुद में कैद कर लेना चाहता था। उसके सर के साथ अपना सर टिकाते उसने गहरी सांस लेते उसे भी सांस लेने की इजाज़त दी थी। मेरे दुश्मन को छुपा लो, ये बहुत तंग करने लगा है, मुझसे दुश्मनी मोल लेकर बहुत पछताएगा। उसका अंगूठा उसके ऊपरी लब पर बेबाकी से हरकत कर रहा था। बल्कि तुम अपनी ये चेहरे की मासूमियत भी छुपा लो, खा जाऊंगा मैं इसे। मेरे लिए मुश्किल बनाएंगे तो सुकून से ये भी नहीं रह पाएंगे। उसके बालों में हाथ फेरते वो उसका दुपट्टा एक तरफ रख चुका था जब अचानक उसके फ़ोन पर रिंग आने लगी। अब किसे मौत पड़ गई है? वो गुस्से से पीछे हटते अपने मोबाइल पर आने वाली रोज़ की कॉल को देखने लगा। तुमने मुझे बहुत लेट कर दिया, ऐसे कौन करता है? तुम्हारे ये डिम्पल्स और तिल बहुत बिगड़े हुए हैं, इन्हें तो मैं वापस आकर सेट करूंगा। वो जल्दी से अपनी शर्ट पर हाथ फेरते हुए बाहर भागा, लेकिन जाने से पहले दरवाज़ा बंद करने की हिदायत देना नहीं भूला था।